मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर किस प्रकार से बल लगता है, साथ ही साथ दो समांतर धारावाही चालकों पर बल का मान क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन हम करेंगे। इसके पूर्व हम पढ़ चुके हैं कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और यदि उसके आसपास यदि कोई चुंबकीय सुई रख दी जाए तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाती है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण गति करता है तो उस पर भी एक बल कार्य करता है जिसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। लेकिन हम आज यहाँ पर ये देखेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई धारावाही चालक है तो उस धारावाही चालक पर बल लगता है, और बल का मान क्या होगा हम यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ए बी एक चालक है जिसमें I धारा तीर के निशान की दिशा में प्रवाहित हो रही है। मान लो ए बी एक चालक तार है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है। चालक में I धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर ए भी एक चालक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा हुआ है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस चालक ए बी पर लगने वाला बल, ए बी पर बल लगता है, इसका मान कितना होता है, किन किन कारकों पर, किस पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर ए बी में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है। दूसरा, चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात इसको लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू L। यदि चालक की लंबाई स्मॉल l है, अपन ले लेते हैं, तो इस चालक पर लगने वाले बल का मान होगा, किसके समानुपात होगा, चालक की लंबाई के समानुपात, F प्रोपोर्शनल टू L। तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात F प्रोपोर्शनल टू B। इसके अलावा एक चौथा पॉइंट है, चौथी चीज पर निर्भर है
समझ में आ रहा है ना। चौथा, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। यहां पर थीटा जो है, जहां थीटा चुंबकीय क्षेत्र B तथा धारा I के बीच का कोण है, अर्थात क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। हम साफ देख रहे हैं, AB एक चालक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में ये रखा हुआ है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस चालक पर लगने वाले बल चार कारकों पर निर्भर है। पहला कारक मैंने बताया, धारा की प्रबलता जितनी ज़्यादा होगी लगने वाले बल का मान उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा मैंने बताया, चालक की लंबाई, जो चालक हमने लिया हुआ है इसकी लंबाई जितनी ज़्यादा होगी लगने वाले बल का मान उतना ही ज़्यादा होगा। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट मैंने बताया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, हमने जिस चुंबकीय क्षेत्र को लिया हुआ है उसकी तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी लगने वाले बल का मान उतना ही ज़्यादा होगा, प्रोपोर्शनल है यहाँ पर। और चौथा पॉइंट बताया, ये साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर थीटा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, साथ ही साथ धारा की दिशा, यहाँ पर क्या है, चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, दोनों के बीच का ये कोण है। चारों को हम मिला देते हैं, चारों को मिलाने पर हमको प्राप्त होता है F प्रोपोर्शनल टू ILB साइन थीटा। इस चारों को हम मिला देते हैं। अर्थात चालक AB पर लगने वाले बल F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ILB साइन थीटा। चार पॉइंट को मिला दिए अपन, F प्रोपोर्शनल टू I, F प्रोपोर्शनल टू L, F प्रोपोर्शनल टू B, F प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। जब समानुपात को हटाते हैं तो कोई न कोई कांस्टेंट का अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो F इक्वल टू होगा K, कैपिटल K I LB साइन थीटा, जहां K एक क्या चीज है, अनुपातिक नियतांक है। और ये जो है मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। CGS के लिए अलग हो सकता है, MKS के लिए अलग हो सकता है। यह मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। K का मान को इस प्रकार से लिया जाता है MKS में और CGS में। यदि K इक्वल टू 1 हो तो F इक्वल टू हो जाएगा ILB साइन थीटा। इतना बल, समझ में आ रहा है ना, इतना बल एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगेगा। तो हम इस समीकरण के द्वारा धारावाही चालक पर लगने वाले बल के रूप में इस समीकरण को अपन बता सकते हैं, F इक्वल टू ILB साइन थीटा। अब अलग अलग स्थिति देखते हैं, दो स्थिति बनती है यहां पर, और जो इसकी दिशा होती है दोनों के लंबवत होती है। इसके पहले मैंने बताया था दाएं हाथ के हथेली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यहाँ पर उसमें क्या करना है, उस नियम में सिर्फ हम ये चेंज करेंगे कि
आवेश की गति की दिशा की जगह धारा की दिशा को बताते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के मुताबिक या फिर दाहिने हाथ के हथेली के नियम नंबर 2 के मुताबिक हम इसकी दिशा को बता सकते हैं, लगने वाले बल की दिशा को। अर्थात बल की दिशा क्या होगी, दोनों के लंबवत होती है। समझ में आ रहा है? बी और प्रवाहित धारा के लंबवत चित्र में यहां पर दिखाया गया है, इस दिशा में होती है। दो स्थितियां हैं। यदि पहली स्थिति यदि थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो मीन्स चालक में प्रवाहित धारा की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो, समांतर हो या एक ही दिशा में हो। समझ में आ रहा है क्या बताया? यदि थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा क्या चीज है, आई और बी के बीच का कोण है। देखिए ये जो थीटा है, यहां पर ये एंगल जो बना हुआ है, बहने वाली धारा आई और चुंबकीय क्षेत्र बी, दोनों के बीच का कोण है। यदि थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो मीन्स बी भी इधर है और प्रवाहित धारा भी इधर है, दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो थीटा इक्वल टू जीरो, इस स्थिति में साइन जीरो इक्वल टू जीरो होता है। तो लगने वाले बल चालक पर लगने वाला बल F इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एल बी साइन जीरो। तो लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा, शून्य होगा। अर्थात यदि चालक को कैसा रखा जाए, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा जाए, उसी की दिशा में रखा जाए, समझ में आ रहा है, तो उस कंडीशन में चालक पर कोई बल नहीं लगेगा। दूसरी स्थिति अपन देखते हैं। यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है, धारा की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों कैसा हो, लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो। अर्थात यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसा है, ये इस टाइप का है, और धारा की दिशा क्या है, एक दूसरे के लंबवत, थीटा इक्वल कितना है 90 डिग्री। तो उस कंडीशन में साइन 90 इक्वल टू कितना होता है 1। तब चालक पर लगने वाला बल F इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एल बी साइन 90 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एल बी, ये अधिकतम मान होगा। अर्थात जब धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, ऐसा समझ में आ रहा है, तब उस कंडीशन में धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, तो दो कंडीशन देखा, अगर समानांतर है तो जीरो, कोई बल नहीं लगेगा, है ना, और यदि लंबवत है तो लगने वाले बल का मान अधिकतम होगा।
तो ये तो रहा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। और एक दो छोटी छोटी परिभाषाएं उसको अपन देख लेते हैं। अपन देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स। जिस प्रकार से आप लोगों ने विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा हुआ है वैसी है चुंबकीय फ्लक्स। किसको कहेंगे अपन? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से होकर अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या। जैसे ये मान लो चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पे हम कोई एक आध क्षेत्रफल की कल्पना करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी बल रेखाएं गुजरेंगी, कुछ इधर इधर गुजरेंगी, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। इस टाइप की बल रेखाएं गुजरेंगी। जैसे ये दंड चुंबक है, बल रेखाएं जानते हो कि नहीं ऐसा, ठीक है। इस टाइप की बल रेखाएं होती है, एन से शुरू होता है, एस पे समाप्त होता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले कुल अभिलंब बल रेखाओं की संख्या। जितनी बल रेखाएं जो लंबवत निकलती है इसको कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स। क्या बताया? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से होकर अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या। बल रेखाएं ऐसी भी नहीं कर रही ना, इसको फ्लक्स अपन नहीं कहेंगे। फ्लक्स किसको कहेंगे? जो अभिलंबवत हो, ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से होकर अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसको संकेत में फाई के रूप में व्यक्त करते हैं और इसकी जो इकाई होती है वेबर। इसकी जो इकाई है वेबर, संकेत के रूप में इसको फाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स। अब हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक। एसआई पद्धति में इसका मात्रक है टेस्ला। एसआई सिस्टम में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। हमको मालूम है लॉरेंज बल। आवेशित कण पर हम क्या कर रहे हैं? अब टेस्ला को हमें परिभाषित करना है। हमें मालूम है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करने वाले आवेशित कण पर लगने वाला बल, जिसको लॉरेंज बल कहा जाता है, ये F इक्वल टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा, इतने के बराबर होता है। यदि यहाँ पर B इक्वल टू क्या हो जाएगा? B इक्वल टू हो जाएगा F अपान क्यू बी साइन थीटा। B का बराबर हो जाएगा F अपान क्यू वी बी साइन थीटा। अब यदि इस समीकरण में यदि हम क्या करते हैं, Q इक्वल टू 1 कूलाम ले लेते हैं, V इक्वल टू 1, V का मान हो जाएगा, वेग है इसलिए मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड। V की वैल्यू क्या ले लिया? 1 मीटर प्रति सेकंड। और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तभी साइन 90 का मान हो जाएगा 1।
और F इक्वल टू 1 न्यूटन। क्या क्या लिया अपन ने? Q इक्वल टू 1 कूलम लिया, V इक्वल टू 1 मीटर प्रति सेकंड लिया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लिया, अर्थात साइन 90 का मान 1 होता है, और लगने वाला बल 1 न्यूटन ले लिया। सबका मान रख दीजिए इसमें, इस समीकरण नंबर 1 में पूरे का मान रख दीजिए। तो B इक्वल टू हमको क्या प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होगा, 1 1 1 पूरे, ठीक है। तो B इक्वल टू 1 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको 1 टेस्ला प्राप्त हुआ। कब 1 टेस्ला प्राप्त हुआ? जब आवेश की जो मात्रा है या परिमाण है उसको हमने 1 कूलम लिया, आवेश की जो गति है उसको लिया 1 मीटर प्रति सेकंड से वो गति कर रहा है, साथ ही साथ कितने डिग्री पर प्रवेश कर रहा है वो? 90 डिग्री पर। तब आवेश पर लगने वाला बल कितना है? 1 न्यूटन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1 कूलम आवेश, ये कहां पर हो रहा है? ये 1 कूलम आवेश जब 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे। समझ में आ रहा है ना? ये फार्मूला हमको कहां से प्राप्त हुआ है? लॉरेंज बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण गति करता है तो उस पर बल लगता है, बल का मान इतना होता है। यहां से हम क्या कर रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक टेस्ला को परिभाषित कर रहे हैं। परिभाषित करने के लिए हम ऐसा मानते हैं कि जब 1 कूलम आवेश, मतलब एक आवेश है जिस पे आवेश का मात्रा कितना है? 1 कूलम, वो यदि 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे तो आवेश पर लगने वाला बल का मान अगर 1 न्यूटन है, तब उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? 1 टेस्ला के बराबर होगी। 1 टेस्ला हमको मिला है ना, ये कब मिला है? जब ये कंडीशन रख दिए हैं। आवेश की मात्रा कितनी है? 1 कूलम है। कितनी स्पीड से गति कर रही है वो? 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। कैसा जा रहा है वो? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जा रहा है ना? तो कहने का मतलब यही है कि 1 कूलम आवेश वाला कोई कण जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रवेश करे, कैसा प्रवेश करे? लंबवत प्रवेश करे, तो आवेश पर लगने वाला बल का मान यदि 1 न्यूटन हो तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा? 1 टेस्ला के बराबर होगा। साथ ही साथ CGS पद्धति में इसकी जो इकाई है, चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई है, गास है। तो SI सिस्टम में इसका मात्रक टेस्ला है और CGS पद्धति में इसकी जो इकाई है गास है। अब हम देखते हैं 2 समांतर धारावाही चालकों पर बल। किस प्रकार से यदि 2 चालक हैं एक दूसरे के समांतर रखा हुआ है तो बल का मान क्या होगा? सबसे पहले अपन चित्र बना लेते हैं।
तो ये दो चित्र हमारे पास बना हुआ है। हम यहाँ पर देखेंगे दो समांतर धारावाही चालकों पर यदि दो चालक हैं, एक दूसरे के समांतर रखा हुआ है तो बल का मान कितना होगा। मान लो ए बी तथा सी डी दो चालक तार हैं। एक दूसरे के समांतर रखा गया है। चित्र में साफ दिखाई दे रहा है, दो चालक तार हैं ए बी और सी डी, एक दूसरे के समांतर है। दोनों के बीच की दूरी d है। यहां पर हमने क्या लिया हुआ है, d लिया हुआ है। तब मान लो चालक ए बी में क्या है, I1 धारा प्रवाहित हो रही है। मान लो चालक ए बी में I1 धारा देख रहे हो ना, दो चालक है ए बी सी डी, ए बी में धारा I1 प्रवाहित हो रही है। हमको मालूम है जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, ये तो हमको मालूम है। ठीक है, तब चालक ए बी के कारण d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ए बी में हमने क्या I1 धारा प्रवाहित किया, इसके कारण d दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू कितना होता है, हम पहले मालूम है हमको, μ0/4 2I1/t। ये कहाँ से आया है हमको मालूम है, चूंकि B इक्वल टू लंबे रेखी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, 2I/d। पहले अपन पढ़ चुके हैं। वेबर प्रति मीटर, इसकी जो इकाई है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। तो ए बी में I1 धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए इससे d दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान B इक्वल टू होता है μ0/4 2I1/d वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। दाहिने हाथ के हथेली के नियम के मुताबिक इसकी दिशा क्या होगी, ये दाहिने हाथ का हथेली है, धारा की दिशा ये है, दिख रहा है साहब, समझ में आ रहा है ना। और उंगलियां उस बिंदु को शो करे बताए जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी किधर होगी। आप लोग कागज रखे हैं ना कॉपी में, तो कागज के तल के नीचे होगी अभिलंबवत, और यहाँ पर क्या होगा, ब्लैक बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर होगा। समझ में आ रहा है। संकेत में हम इसको ऐसा व्यक्त करते हैं, अगर अभिलंबवत अंदर की ओर हो या नीचे की ओर हो तो संकेत में हम ऐसा व्यक्त करते हैं, मालूम है ना। अगर बाहर हो तो इस रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम व्यक्त किए हैं इस रूप में। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी कागज के तल के अभिलंबवत नीचे की ओर होगी। मान लो इस क्षेत्र में दूसरा चालक CD रखा है, समझ में आ रहा है ना। देखो क्या होता है, यदि हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो ये ऐसा चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्रीय वलय के रूप में होता है, मालूम है ना। तो ये अभिलंबवत अंदर की ओर होगा ना, ब्लैक बोर्ड के अंदर की ओर, या कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगा। अब इसी पर ये दूसरा चालक CD रखा हुआ है, चित्र में दिखाया गया है।
यहाँ पर एक दूसरा चालक CD रखा हुआ है जिसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है। समझ में आया क्या बताया मैं? AB के कारण चुंबकीय क्षेत्र तो इतना उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, B इक्वल टू μ/4/2I1/d वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन इस चुंबकीय क्षेत्र में एक दूसरा चालक रखा हुआ है और चालक में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I2 धारा प्रवाहित हो रही है। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक को रख दिया जाए तो उस पर बल लगता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण निश्चित तौर पे इस धारावाही चालक CD पर क्या करेगा? बल लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र B के कारण चालक CD पर लगने वाला बल, कितना बल लगेगा? यदि इस चालक CD की लंबाई हम L ले लेते हैं, समझ में आ रहा है? CD पर लगने वाला बल, यदि चालक CD की लंबाई L है, कितना हो जाएगा? F इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले अपन निकाले हैं, F इक्वल टू क्या हो जाएगा? लगने वाला बल का मान ILB साइन थीटा है, अभी निकाले ना थोड़ी देर पहले। F इक्वल टू क्या होता है? ILB साइन थीटा। तो यहां से क्या होगा? CD चालक पर AB के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण CD पर लगने वाला बल F बराबर हो जाएगा I2LB साइन थीटा। समझ में आ रहा नहीं है? एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? F बराबर I2LB साइन थीटा कहाँ से आया? हमको मालूम है धारावाही चालक पर लगने वाला बल इतना होता है। यहाँ पर धारावाही चालक I था, यहाँ पर धारावाही चालक हमने क्या लिया हुआ है? I2 लिया हुआ है। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र B में रखा हुआ एक अन्य चालक है CD, ठीक है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र B के कारण चालक CD पर, चालक की लंबाई यदि L है तो इस पर लगने वाला बल का मान होगा F बराबर I2LB साइन थीटा। लेकिन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, वो कैसा है? उधर है ना, ऐसा समझ में आ रहा है ना? ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? इस रूप में ऐसा है ना, ठीक है। और चालक कैसा है? ऐसा रखा हुआ है। तो दोनों के बीच का कोण कितना है? कितना है? 90 डिग्री है ना। तो 90 डिग्री है। चूंकि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा प्रवाहित धारा की दिशा दोनों क्या है? लंबवत है। इसलिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90, तो साइन 90 इक्वल टू 1। इसलिए साइन 90 इक्वल टू क्या होगा? 1। मान रख दीजिए इस पर, तो F इक्वल टू हो जाएगा I2LB। समझ में आ रहा है? I2LB साइन 90 इक्वल टू 1। B का मान हम समीकरण नंबर 1 से रख देते हैं। B का मान
बी का मान समीकरण नंबर 1 से रखने पर, समीकरण नंबर 1 से बी का मान रख दीजिए। एफ बराबर हो जाएगा I2 इंटू एल। बी की वैल्यू कितना है, म्यू 0/4 म्यू 0/4 2I1/d। ठीक है, या इसको और लिख लो, F इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0/4 I1I2/d इंटू एल। तो चालक CD के L लंबाई पर लगने वाले बल का मान इतना होगा। बल है इसलिए SI पद्धति में इसकी इकाई हो जाएगी न्यूटन। यदि चालक CD के एकांक लंबाई पर, इसलिए चालक CD के एकांक लंबाई पर लगने वाला बल बराबर क्या हो जाएगा, F/L। उसकी लंबाई से हम उसको भाग दे देंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू 0/4 I1I2/d। L कैंसिल हो जाएगा, L कैंसिल हो जाएगा ना, L से डिवाइड कर देंगे, L/L, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से CD पर लगने वाला बल चालक CD के एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, चालक CD के एकांक लंबाई पर बल बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0/4 2I1I2/d न्यूटन प्रति मीटर। एकांक लंबाई है इसलिए न्यूटन प्रति मीटर के बराबर होगा। इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको अगर AP मान लें तो इसको 10⁻7 ऐसा लिख सकते हैं ना, 2I1I2/d न्यूटन प्रति मीटर के बराबर भी लिखा जा सकता है। तो ये CD पर इतना बल लगता है। उसी प्रकार से AB पर CD में धारा प्रवाहित हो रही है ना, CD में धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, मालूम है कि नहीं। अभी हमने क्या देखा, AB में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक रखा हुआ है तो उस पर बल लगता है, बल का मान इतना होता है। उसी प्रकार से CD में भी धारा प्रवाहित हो रही है ना, तो इसके कारण इससे D दूरी पर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। इस चुंबकीय क्षेत्र में AB रखा हुआ है तो AB पर भी तो बल लगेगा। इसलिए AB पर चालक CD के कारण लगने वाला बल AB के प्रति एकांक लंबाई में लगने वाला बल उतना ही हो जाएगा जितना हमने प्राप्त किया। F बराबर हो जाएगा 10⁻7 2I1I2/d न्यूटन प्रति मीटर। तो AB में धारा प्रवाहित करते हैं तो CD पर बल लगता है, बल का मान इतना होता है। CD में धारा प्रवाहित हो रहा है तो AB पर बल लगता है और बल का मान उतना ही होगा। अपन इसको निकाल सकते हैं। इसको चाहो तो समीकरण नंबर 3 दे दो, इसको चाहो तो समीकरण नंबर 4 दे दो। अब हम
देखते हैं कि दो स्थितियां पैदा होती है यदि दोनों चालकों में धारा की दिशा एक हो। दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति, यदि दोनों चालकों में धारा की दिशा एक हो। यदि दोनों चालकों में धारा की दिशा एक हो। यदि दोनों चालकों में धारा की दिशा अगर एक है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के मुताबिक CD पर AB के कारण, समझ में आ रहा है ना, क्या होगा, AB के कारण CD पर जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन पे लगेगा। ऐसा आप लगा सकते हो उसको। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, ऐसा देखो यहाँ पे फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ के नियम को आप लगा सकते हो। इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र AB के कारण CD पर ये इसकी दिशा ऐसा है ना, और ये धारा की दिशा है। समझ में आ रहा है ना। बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार से फैलाते हैं ऐसा कि ये जो है इसको बोलते हैं तर्जनी B की दिशा को व्यक्त करे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। I बहने वाली धारा को दिशा, ये जो है क्या बोलते हैं, मध्यमा बहने वाली धारा की दिशा को बताता है। और अंगूठा जो है लगने वाले बल क्या होगा, देखिए B ऐसा है, देखिए उधर लग रहा है ना, बहने वाली धारा की दिशा ये है। तो निश्चित तौर पे AB के कारण CD पर लगने वाला बल अपनी ओर होगा ना, अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। तो AB के कारण CD पर जो बल लगेगा आकर्षण बल लगेगा। उसी प्रकार से CD के कारण AB पर बल क्या होगा, वो भी आकर्षण होगा, वो भी खींचेगा। इस प्रकार यदि दोनों चालकों में धारा की दिशा एक हो तो दोनों चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। समझ में आ रहा है? क्या होगा, दोनों चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे यदि धारा की दिशा एक हो। आप खुद करके देख सकते हो, प्रैक्टिस करके देख सकते हो आप, दाहिने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के मुताबिक। दूसरी स्थिति, यदि दोनों चालकों में धारा की दिशा विपरीत हो। सेकंड चित्र में देखिए, यहां पर धारा की दिशा क्या है, विपरीत है। AB में धारा इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है, CD में धारा इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है। इसके कारण AB के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, उधर लंबवत होगा, है ना, इसमें जी। कहने का मतलब ये है, आप फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम आप लगा लेना इसमें, यहाँ पर भी आप पाएंगे कि जो यदि धारा की दिशा विपरीत है तो AB CD पर विपरीत दिशा में बल लगाएगा और CD AB पर विपरीत दिशा में। इस प्रकार से क्या होगा, दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होगा। दोनों चालकों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। इस प्रकार से आप खुद देख सकते हो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के मुताबिक यदि दोनों चालकों में धारा की दिशा एक है तो दोनों चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यदि दोनों चालकों में धारा की दिशा विपरीत है तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे,
प्रतिकर्षित करेंगे। इसके आधार पर हम एम्पियर के नियम को परिभाषित कर सकते हैं। इस प्रकार से हम आज एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल तथा दो समांतर धारावाही चालकों पर बल के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। धन्यवाद।